एक सर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं क्लास 12 बायोलॉजी का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं। जो विद्यार्थी 12 क्लास की बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को देखना न भूलें। मैं आप लोग के लिए वेरी मस्ट VVI क्वेश्चंस लेकर आया हूं। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट रहता है, वो लोग क्या करते हैं, थ्योरी तो पढ़ाई कर लेते हैं अच्छे से, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सही तरीके से वो नहीं बना पाते हैं। इसलिए मैं कुछ VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को प्रैक्टिस के तौर के लिए लेकर आया हूं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है, इसको MCQ भी कहा जाता है, MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए क्योंकि सब्जेक्टिव में तो नंबर कट जाते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में नंबर नहीं कटता है। जो स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से करते हैं ना, उनका नंबर नहीं कटता है और बेहतर मार्क्स आते हैं। इसलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, टीडा क्या है। टीडा क्या है? इसको इंग्लिश में ग्रास होपर कहा जाता है। ये अपने पोषण क्रिया के लिए किस पर डिपेंड रहता है? उत्पादक पर डिपेंड करता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, ए एवं बी दोनों, नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिए, उत्पादक ये तो टीडा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उत्पादक के अंतर्गत हरे पेड़ पौधे आते हैं। हरे पेड़ पौधों को ही उत्पादक कहा जाता है, इसको इंग्लिश में प्रोड्यूसर्स कहा जाता है। आप ये ना सोचे कि सिर्फ मैं यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में प्रैक्टिस कराऊं, इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तैयारी में करा रहा हूं, जिससे आप, अगर हम 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताते हैं तो आप सोचिए कि 10-15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करेंगे। इसलिए आप ध्यान दीजिए कि उत्पादक किसे कहते हैं? हरे पेड़ पौधों को उत्पादक कहा जाता है। क्वेश्चन में भी आ सकता है कि उत्पादक किसे कहा जाता है, तो हरे पेड़ पौधे को प्रोड्यूसर्स कहा जाता है। और उत्पादकों पर जो पोषण क्रिया के लिए डिपेंड करते हैं, वैसे जीव जंतु जो पोषण क्रिया के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्पादक प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड करते हैं, उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। अब बताइए कि जो टीडा है, ग्रास होपर, वो अपने पोषण क्रिया के लिए किस पर डिपेंड करता है? पौधों पर डिपेंड करता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, टीडा प्राथमिक उपभोक्ता है, प्राइमरी कंज्यूमर है, नॉट प्रोड्यूसर्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? टीडा क्या है? टीडा प्राथमिक उपभोक्ता है। अब बोलिएगा सर, कभी कभी क्वेश्चन यहाँ पे चेंज हो जाता है। ये क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड 12th में पूछा जा चुका है। बहुत सारे ऐसे, इसमें अधिकांश क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। ये जो टीडा है, टीडा के अतिरिक्त दूसरा कोई जीव जंतु भी आ सकता है। दूसरा भी यहाँ पे जीव जंतु का नाम दे सकता है, जैसे बकरी, हिरन या अन्य शाकाहारी जीव भी आ सकते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता हैं। दूसरा क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? देखिए, पारिस्थितिक तंत्र को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोसिस्टम। पारिस्थितिक तंत्र क्या है, इसका डिफिनेशन क्या होता है? जैवमंडल में या जैवमंडल द्वारा संपोषित संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। और पारिस्थितिक तंत्र के 2 घटक होते हैं, एक जैव घटक और दूसरा अजैव घटक। जैव घटक के अंतर्गत सजीव वस्तुएं आते हैं, अजैव घटक के अंतर्गत निर्जीव वस्तुएं आते हैं। तो यहाँ पे पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो भी है, इसमें हरे पौधे तो नहीं होंगे। हरे पौधे से एनर्जी प्राप्त करने का काम या भोजन प्राप्त करने का काम शाकाहारी जीव करते हैं, इसलिए हरे पौधे नहीं होंगे, क्योंकि हरे पौधे पर मांसाहारी जीव प्रत्यक्ष रूप से डिपेंड नहीं रहते हैं। सूर्य है जो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत माना जाता है। वायु को भी नहीं माना जाएगा, इनमें से सभी भी नहीं हो सकता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य है। क्यों? इसलिए क्योंकि हरे पेड़ पौधे सूर्य के रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा उपयोगी पोषक तत्व ग्लूकोज अणुओं में परिणत करते हैं। तो शाकाहारी जीव या हरे पेड़ पौधे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और जो प्लांट्स में प्राप्त ऊर्जा होते हैं सूर्य से, वो शाकाहारी जीव क्या करते हैं? उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अब फिर मांसाहारी जीव क्या करते हैं? उस शाकाहारी जीव से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। लेकिन वो सारे ऊर्जा किसका है?
सन का है। सन का ही ऊर्जा ट्रांसफर होता है। सन से आपका प्रोड्यूसर में ऊर्जा ट्रांसफर हुआ, प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर में ऊर्जा ट्रांसफर हुआ। इस ढंग से ऊर्जा ट्रांसफर होता चला जाता है। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है? कुष्ठ रोग होता है जीवाणु द्वारा, विषाणु द्वारा, कवक के द्वारा, उपरोक्त भी। देखिए कुष्ठ रोग जो होता है ना, ये जीवाणु से होने वाला रोग है। क्या है? जिस तरीका से टीबी का नाम आप लोग सुने होंगे, टीबी जो रोग है संक्रामक रोग है, ये भी संक्रामक रोग में आता है। संक्रामक रोग किसे कहते हैं? सूक्ष्म रोगाणुओं द्वारा होने वाले रोग को क्या कहा जाता है? संक्रामक रोग कहा जाता है। कुष्ठ रोग भी संक्रामक रोग है और सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा ही होते हैं। सूक्ष्म रोगाणुओं द्वारा होने वाले रोग संक्रामक रोग कहलाते हैं। तो ध्यान दीजिए, जीवाणु द्वारा होने वाला ये रोग होता है कुष्ठ रोग। टीबी भी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। तो टीबी जिस तरीका से माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग है, ठीक उसी प्रकार कुष्ठ रोग भी जीवाणु द्वारा होता है, विषाणु द्वारा नहीं होता है, ना कवक द्वारा, फुंगी द्वारा नहीं होता है। फुंगी द्वारा अलग रोग होता है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, अन्न प्रजक प्राणी क्या है या अन्न प्रजक है? कभी कभी अन्न प्रजक प्राणी लिखता है, अन्न प्रजक है या अन्न प्रजक प्राणी है। क्वेश्चन का थोड़ा पैटर्न कुछ अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, लेकिन मेन उसके मीनिंग को समझने का प्रयास करेंगे। पहला क्या है? बकरी। दूसरा गाय। सी ऑप्शन क्या है? मुर्गी। डी ऑप्शन में क्या है? अमीबा। अन्न प्रजक प्राणी क्या है? वैसे प्राणी जो अंडे देते हैं, यानी अंडे देने वाली जो प्राणी है ना, वो अन्न प्रजक प्राणी है। आप जानते हैं कि ये बकरी अंडा देती है क्या? नहीं, ये तो बच्चा देती है, अन्न प्रजक प्राणी नहीं है। गाय क्या अंडा देती है? नहीं, ये भी नहीं है। ये अमीबा, अमीबा तो एक कोशिकीय जीव है, ये भी नहीं है। तो ना आपका ए होगा ऑप्शन, ना बी होगा, ना डी होगा। तो बच क्या रहा है? मुर्गी। आप जानते हैं ना मुर्गी क्या करती है? अंडा देती है। इसलिए आपका ये जो है मुर्गी अन्न प्रजक प्राणी है। कभी कभी क्या होता है, ये सब ऑप्शन अन्न प्रजक प्राणी उपरोक्त सभी भी दे देता है। जैसे ऑप्शन ए में यहाँ पे मुर्गी के स्थान पर यहाँ पे स्नेक दे देगा, ऑप्शन बी में लिजार्ड छिपकली दे देगा, ऑप्शन सी में मुर्गी है ही, और ऑप्शन डी में दे देगा इनमें से सभी। तो इनमें से सभी भी हो सकता है। तो आपको मेन इसका अर्थ समझना है। टीडा क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता। एक बार और समझ लीजिए। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है। कुष्ठ रोग होता है किसके द्वारा? जीवाणुओं द्वारा होता है। अन्न प्रजक प्राणी क्या है? अन्न प्रजक प्राणी में मुर्गी शामिल है। तो आप बताइए कि इससे जुड़ी हुई बातें कुछ मैं एक्स्ट्रा आपको बताया हूं, इससे जुड़ी हुई अन्य क्वेश्चन भी तैयार कर सकते हैं और इस पर आधारित क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं, तब तक आप लोग बढ़िया से इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं, जो करेक्ट है यहाँ पे मार्किंग किया हुआ है। आपको 1 से 2 मिनट का समय हम दे रहे हैं, थोड़ा सा फास्ट में इसको नोट कर लीजिए ताकि मैं अगला क्वेश्चन बता सकूं। थोड़ा सा उसको आगे कीजिए। प्लीज ट्राई टू स्टैंड अप। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या रहा है कि गोल्डन राइस में पाया जाता है। गोल्डन राइस में क्या पाया जाता है? देखिए राइस आप लोग बहुत अधिकांश लोग खाना पसंद करते हैं और पता नहीं होता है, लेकिन जो गोल्डन राइस तैयार किया गया है नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से, उसमें विटामिन ए पाया जाता है कि विटामिन बी पाया जाता है कि विटामिन सी पाया जाता है कि विटामिन डी पाया जाता है। इसमें गोल्डन राइस से आपको विटामिन ए प्राप्त होता है। गोल्डन राइस में सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? विटामिन ए। इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? विटामिन ए। गोल्डन राइस में क्या पाया जाता है? विटामिन ए। आप लोग देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे तो ऐसे ही याद हो जाएगा, कोई रटने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ समझना है। ऑब्जेक्टिव है, प्रैक्टिस करेंगे, एक बार सुनेंगे गोल्डन राइस में क्या पाया जाता है, विटामिन ए, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक होता है। आप समझ रहे हैं कि मिट्टी को जब उपजाऊ बनाना है तो उसमें सहायक क्या होगा? कीटनाशक। अब बताइए कीटनाशक छिड़काव करेंगे, मिट्टी उपजाऊ कैसे बनेगा? कीटनाशक का प्रयोग करके तो आपको फसलों को सुरक्षा हेतु जो दवा रासायनिक दवाओं का छिड़काव किया जाता है वो ना कीटनाशक होता है, और इससे आपका मिट्टी उपजाऊ नहीं होती। यीस्ट भी मिट्टी को उपजाऊ नहीं बनाता है। खाद, मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए हम क्या करते हैं? खाद डालते हैं। उसमें जैविक खाद जो होता है ना, मिट्टी को उपजाऊ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।
तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? जैविक खाद, क्योंकि कीटनाशक होगा नहीं, ईस्ट नहीं होगा, इसलिए हम इनमें से सभी नहीं लिख सकते, ये गलत है। तो आपका इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, विटामिन ए, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैविक खाद। अगला क्वेश्चन है कि ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन, वो भी यही क्वेश्चन है। कैंसर का है कि मधुमेह का है कि ऑन्कोजीन्स का है कि विषाणु का है? ये वायरस का नहीं है जी, ऑन्कोजीन्स का भी नहीं है, मधुमेह का भी नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा, कैंसर का। ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? कैंसर का। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, जल्दी हरी अप, क्योंकि और आगे अब मैं आपको न्यू टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बायोलॉजी का मैं आप लोग को बताने वाला हूं। ये सारे VVI क्वेश्चन है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, आप समझ रहे हैं, कुछ नहीं से अच्छा होता है। यदि आप इंटर की बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं ऑफलाइन में, तो ऑनलाइन भी मेरा वीडियो देखना मिस न करें, क्योंकि इससे आपको बहुत फायदा नहीं होगा तो कुछ तो जरूर फायदा होगा, क्योंकि अधिकांश क्वेश्चन ये परीक्षा से जुड़ा हुआ है, पहले भी प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। मैंने बताया कि हर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए इसको देखना ना भूलें। जल्दी थोड़ा सा नोट कर लीजिए आप लोग। अगर स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा हो तो आप कमेंट जरूर करेंगे। मैं अगला क्वेश्चन लेकर बताता हूं। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, शहद का निर्माण करती है। शहद का निर्माण आप जानते हो शहद कहां से प्राप्त होता है? शहद आपको छत्ता से प्राप्त होता है। तो छत्ता यानी मधुमक्खी, जो छत्ता होती है ना, वो उसी से प्राप्त होता है। लेकिन उस मधुमक्खी के छत्ता में शहद का निर्माण करने का कार्य कौन करती है? जानते हो कि उसमें 3 तरह की मधुमक्खियां होती है, नर मधुमक्खी, रानी मधुमक्खी, कर्ता मधुमक्खी। अब करें कि नर और रानी दोनों मधुमक्खी मिलकर शहद का निर्माण करती है। दोनों तो रिप्रोडक्शन की क्रिया में भाग लेते हैं, नर मधुमक्खी और रानी मधुमक्खी। बच्चा ये क्या करते हैं? शहद का निर्माण करने का काम करती है। तो कार्यकर्ता मधुमक्खी करेक्ट आंसर होगा। ये कार्यकर्ता जो मधुमक्खी है ना, इसी को सेवक मधुमक्खी भी कहा जाता है, यानी सेविका है, कार्य करने का काम यानी शहद निर्माण करने का कार्य कार्यकर्ता मधुमक्खी का होता है। अगला क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? मुकुलन, देखिए ये अलैंगिक जनन। मुकुलन क्या है? एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, और अलैंगिक जनन सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है, लेकिन सभी सूक्ष्म जीवों में नहीं होता है। यीस्ट जो है ना, यीस्ट में मुकुलन द्वारा जनन होता है। पैरामीशियम नहीं होगा, पेनिसिलियम नहीं होगा, इनमें से सभी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? यीस्ट। मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? यीस्ट में होता है। यीस्ट क्या है? एक कोशिकीय जीव है। अगला क्वेश्चन है, शराब उद्योग में किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग होता है? शराब उद्योग जो होता है ना, उसमें आपका अमीबा का ऑप्शन देखिए, अमीबा का होगा कि यीस्ट का होगा कि लैक्टोबैसिलस का होगा कि नॉन ऑफ दिस। आप समझ रहे हो कि लैक्टोबैसिलस तो दही जमाने के काम में आते हैं। किस सूक्ष्म जीव के द्वारा, या वो कौन ऐसा बैक्टीरिया है जो दही को जमाने में प्रयोग में लाए जाते हैं? तो लैक्टोबैसिलस होता है। दूध से दही जमने में किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग होता है? लैक्टोबैसिलस का। अमीबा तो शराब उद्योग में प्रयोग में नहीं लाए जा सकते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? यीस्ट। शराब उद्योग में किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग होता है? यीस्ट का प्रयोग होता है। तो देखिए इसका दोनों यीस्ट है। मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? यीस्ट में। शराब उद्योग में किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग होता है? यीस्ट में। फर्मेंटेशन की क्रिया, किण्वन की क्रिया किस सूक्ष्म जीव में होती है? यीस्ट में। किण्वन प्रक्रिया का नाम आपने सुने होंगे, फर्मेंटेशन उसको इंग्लिश में कहा जाता है। तो ये सब इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? गेहूं में परागण किसके द्वारा होता है? गेहूं में परागण किसके द्वारा होता है? वायु द्वारा, कीट द्वारा, पक्षी द्वारा, मनुष्य द्वारा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आप समझ रहे हो कि वायु द्वारा कि कीट द्वारा, पक्षी द्वारा। पक्षी जाएगी तो सारा गेहूं खा जाएगी, ये क्या परागण की क्रिया करेंगे? मनुष्य हिला जुला कर गेहूं को बर्बाद कर देंगे। कीट भी गेहूं को हानि पहुंचाते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हवा, यानी वायु द्वारा। गेहूं में परागण किसके द्वारा होता है? वायु द्वारा, इसलिए गेहूं में वायु परागण होता है। आपका क्वेश्चन भी आता है वायु परागण क्या है, वायु परागण की क्रिया की विशेषता बताएं, ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बताया जाएगा। तो देखिए हमारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो 12th क्लास से तैयारी कर रहे हैं, ये सारे VVI क्वेश्चंस है। आप इसको जरूर ध्यान देंगे, क्योंकि समथिंग इज बेटर देन नथिंग।
आप समझ रहे हैं, कुछ कुछ नहीं से अच्छा होता है। दवा हम क्या खाते हैं, थोड़ा सा खाते हैं, और थोड़ा सा खाते हैं वो हमारी बीमारी को ठीक कर देता है। ठीक उसी प्रकार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको उतना ही बेटर होगा। मैं नहीं कि हम एक बार में आपको 200-250 ऑब्जेक्टिव दे देंगे तो वो अति विनाश का कारण होता है। अगर लिमिट से ज्यादा आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, आज याद करोगे कल भुला जाओगे। इसलिए थोड़ा थोड़ा उसको प्रैक्टिस करना है, थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं, अब पूछे जा चुके हैं। इसलिए इस सारे क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट है, मस्ट भी है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसको देखना नहीं भूलेंगे, इस पे समय देंगे। अभी से अगर समय देंगे, बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में होता है कि हम बहुत परीक्षा नजदीक आ जाएगा तब क्लियर करेंगे। इसमें क्या होगा कि एक बार आप याद कर लोगे, समझ लोगे, पढ़ लोगे, थोड़ा सा ध्यान में आया, हो सकता है कि एक सप्ताह बाद भुला जाओगे, फिर इसको देखो। ऐसे 2-4 बार आपको देखने का, अनेकों बार देखने का ऑप्शन रहता है। लेकिन लास्ट टाइम में तैयारी करोगे, 1-2 बार तैयारी करोगे और फिर परीक्षा हॉल में बैठोगे, फिर भुला जाओगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पहले से जो चीज देखी जाती है वो हमेशा याद रहता है। इसलिए कहा गया है टू आउट ऑफ साइन टू आउट ऑफ माइंड। जो चीजें हमारी नजर से दूर चली जाती है उसे हर कोई भूल जाता है, और यही आप नजर के सामने रखेंगे ना तो याद रहेगा। वही आप अभी देख लिए वीडियो, शरद का निर्माण करती है, आपको ध्यान में है कि कार्यकर्ता मधुमक्खी। मुकुलन द्वारा जन्म किस में होता है, ज्येष्ठ का में होता है। शराब उद्योग में किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग होता है, ईस्ट सूक्ष्म जीव का प्रयोग होता है। गेहूं में परागण किसके द्वारा होता है, तो वायु के द्वारा होता है। इस चीज को आप प्रैक्टिस कर लिए, और फिर आपको आधा घंटा बाद तो एकदम सारे क्वेश्चन आप बता दोगे। तो इसलिए आप इस चीज को प्रैक्टिस करेंगे, रटना नहीं है मेरे दोस्तों, रटना नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जो बायोलॉजी का एमसीक्यू क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं ना, उसको रटना नहीं है, मैं बार बार बोलता हूं, समझना है, देखना है उसको बार बार चीजें। आप मेरा वीडियो को जो देखते, खाली देखना है भैया, देखना है, इसको रटना नहीं है। आप देखोगे सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नोट कर चुके होंगे आप लोग, नोट कर लीजिए जल्दी, और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं, मैं मिटाने जा रहा हूं। चलिए तो आप लोग लिख लिए हैं ना। अगला क्वेश्चन हम आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। देखिए, इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक होता है, इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक होता है। ऑप्शन ए है ए, ऑप्शन बी में बी डाला गया, ऑप्शन सी में ए बी है, ऑप्शन डी में ओ है। यहां पे देखिए, आप जानते हैं ये जीरो की तरह दिख रहा है, जीरो की तरह दिख रहा है ना जी। यहाँ पे सार्वभौमिक का मतलब क्या हुआ, सार्वभौमिक माने जो सभी को दिया जा सकता है। कोई भी रक्त जो है ना, इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक होता है। सार्वभौमिक का मतलब क्या होता है, समझिए पहले बात को। कहने का अर्थ कि ऐसा रक्त समूह जो सबको क्या कर सकता है, सबसे को दे सकता है। सार्वभौमिक का मतलब सबको क्या करना, दे सकता है। तो इसमें ए जो है नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, ए बी भी नहीं होगा। वो जो ब्लड ग्रुप वाला है ना, ये सबको दे सकता है। जिसका वो ग्रुप होता है ना, वो किसी भी ग्रुप वाले व्यक्ति को ब्लड को दे सकता है। इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, वो होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये ओ जीरो की तरह दिखता है और ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इसको सार्वभौमिक कहा जाता है। भारत में प्रथम जनगणना प्रारंभ हुई, भारत में प्रथम जनगणना 1851 में नहीं, 1921 में नहीं, 1891 में नहीं, 1951 में तो फिर होगा कौन तो ध्यान दीजिएगा, भारत में प्रथम जनगणना प्रारंभ हुआ था 1891 में। करेक्ट आंसर क्या होगा, 1891 में। परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया 1920 में नहीं, 1930 में नहीं, 1950 में नहीं, 1951 करेक्ट आंसर होगा। परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया 1951 में। अब भारत में प्रथम गणना प्रारंभ हुई 1891। अब बोलिए सर बायोलॉजी आप पढ़ा रहे हैं कि ये आपका आर्ट्स का, नहीं, ये बायोलॉजी में भी ये क्वेश्चन है इस तरह का, और ये इस तरह का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं 12th क्लास में। इसलिए क्योंकि आप जनसंख्या विस्फोट पढ़ेंगे जब बायोलॉजी में, तो वहां पे जनसंख्या की बात आती है
काफी तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि को जनसंख्या विस्फोट का नाम दिया गया है। तो उसमें आपको ये सच चीज जानना है कि हाँ, भारत में प्रथम जनगणना कब प्रारंभ किया गया और वो आगे चलकर परिवार नियोजन, ये जो फैमिली प्लानिंग जो होता है ना, फैमिली प्लानिंग परिवार नियोजन जो कार्यक्रम है वो 1951 में क्यों बनाया गया, उसका उद्देश्य क्या था, ये सारी चीज आपको सब्जेक्टिव में हम पढ़ाते हैं और पढ़ा जा चुका है। इसलिए आप लोग इस चीज को वहां पे जाकर जो नहीं पढ़े हैं बच्चे, वो वहां से आपका ऑब्जेक्टिव जहां पढ़ाएगा ना, उन बच्चा से कॉपी लेकर वो मैनेज कर सकते हैं। या आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन लेकर आने वाला हूँ ऑनलाइन क्लास में। ऐसे ऑफलाइन में सारा चीज बताया जा चुका है। मानव मादा में गर्भकाल होता है, देखिए कितना, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है और आ सकता है इसमें भी। मानव मादा में गर्भकाल, ये देखिए हमारे गांव देहात में वो लेडीज जो होती है ना, जो कम पढ़े लिखे होते हैं, वो भी उनको आंसर पता होता है। जो पढ़े लिखे नहीं, आप तो बायो पढ़ाई किए हो भाई, और ऐसे क्वेश्चन का आंसर जाकर अगर नहीं लिख कर लाते हो तो गलत है। देखिएगा कोई झगड़ा करते करते लेडीज बोलती है, हम तुमको 9 महीना अपने कोख में रखे, लेकिन फिर तुम हमसे झगड़ा करते हो, मेरा बात नहीं मानते हो। बच्चा को डांटने में वो बोलती है, कहने का अर्थ ये 9 माह, उनको आंसर पता है। यानी मानव मादा में गर्भकाल होता है 30 दिन, 30 दिन नहीं, 90 दिन नहीं, 9 माह करेक्ट आंसर है, 7 माह नहीं। कभी कभी क्या होता है ना, ये जो दिन दिया हुआ है दिन में ही होता है, महीना गायब कर देता है। तो एक महीना लगभग 30 दिन को माना जाता है, इसलिए 9 में 30 से गुना कीजिएगा, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 270 दिन, यानी 270 डेज हो गया। तो 9 माह बोलिए या 270 डेज बोलिए। तो इस तरह से मैं आपको 15 एमसीक्यू यानी वीवीआई बायोलॉजी का क्वेश्चन दिया। नेक्स्ट क्लास में फिर आपको 15 मिलेंगे, 15 क्वेश्चन मैं आपको ऑब्जेक्टिव का देता रहूंगा। और आप मेरा वीडियो नहीं देखें, इस तरह से मैं सारे बुक का, मैं हर मैंने एवरी चैप्टर का आपका वीवीआई क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा। और यदि आप देखते हैं मेरा वीडियो ना, तो मैं ये दवा के साथ कह सकता हूं, पूरी उम्मीद और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप बायोलॉजी में ऑब्जेक्टिव में पूरी बेहतरीन परफॉर्मेंस करेंगे। आपका एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूटने वाला नहीं होगा। ये नहीं कि अभी सर आप 15 ही वीवीआई क्वेश्चन बताएं, ऐसा नहीं, आपको और आगे मिलने वाला है। एक बार में मैं सारा चीज नहीं क्लियर कर सकता हूं। और इसको साथ साथ आप समझ रहे हैं ना, एवरी क्वेश्चन के साथ मैं कुछ एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन भी कर रहा हूं, जिससे आप अन्य क्वेश्चन की भी जानकारी रख सकते हैं। चलिए आप पहले इसको नोट कर लेते हैं। नोट करने के बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूं।